तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका अपने अंग्रेजी नाम वाले हिंदी टॉक शो में। इसका नाम है एक्सट्रैक्ट द अनटोल्ड वर्जन ऑफ स्टोरी। यहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जो कहानियों के पीछे छुपी होती हैं। आज मेरे साथ हैं दो भाई जिनकी शक्लें एकदम एक जैसी, विचार एकदम एक जैसे, और उनकी कहानियां जब एक जगह एकत्रित हुई, वो सारे अनुभव जो उन्होंने साथ महसूस किए थे वो सब एक साथ एकत्रित हुए और जो किताब बनी उस किताब का नाम है परख नदी। और आज मेरे साथ हैं अकबर और आजम भाई। मैं आप सभी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं एक्सट्रैक्ट पे। भैया आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार भैया, मेरा पहला सवाल जो है, आजम भैया की कहानी है काजल धब्बा। इसके पीछे की जो छुपी हुई कहानी है वो हम जानना चाहते हैं। आप लोगों ने ब्लाइंड गर्ल्स थिएटर की शुरुआत भी की थी, तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई वहां का अनुभव आप सुनाएं तो बहुत मजेदार होगा। मेरे श्रोताओं को कहानी के बारे में बता दो ताकि जो नए लिसनर्स हैं उन्हें कहानी का मूल पता चल जाए और फिर इसके पीछे की। तो नमस्कार दोस्तों। तो कहानी मेरी काजल धब्बा जो है वो एक ऐसी ब्लाइंड बच्ची की कहानी है कि वो एक ऐसे परिवेश में पैदा होती है कि जहाँ एक तो लड़कियों का पैदा होना ही जो है पाप समझा जाता है, और वो लड़की ब्लाइंड हो गई है और माँ उसकी जो है वो विधवा है। तो ऐसी बच्ची का अब अपने समाज में क्या उसकी दशा और क्या दिशा है, इसको लेके कहानी है। तो इस ताने बाने में कि इस तरीके की जो हमारे हमारे समाज में जो डिसेबिलिटी है उसकी दशा क्या है वो दिखाती है। उसकी दिशा जो है ना वो वाकई में नहीं है, बहुत कम मिल पाती है। तो इस कहानी के माध्यम से मेरी कोशिश ये थी कि उसको दिशा भी मिल पाए, एक दिशा भी मिल पाए जो ब्लाइंड बच्ची है या किसी भी डिसेबिलिटी फील्ड में ले लो। मतलब उस बच्ची के बहाने उन तमाम ब्लाइंड बच्चों को एक दिशा मिल पाए, उनको रेस्क्यू करने वाला मामला होप है। देयर इज अ होप, हमें थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। हाँ, ये मैं उस कहानी के माध्यम से करना चाहता था। तो और रही बात कहानी के पीछे की कहानी, तो कहानी के पीछे की कहानी बहुत सिंपल सी है कि मैंने और अकबर ने हिंदुस्तान में पहली बार ब्लाइंड बच्चों के साथ, एडल्ट बच्चे नहीं, एडल्ट मतलब 17-18 से लेके 24-25 साल तक की लड़कियां जो थी उनके साथ हमने थिएटर शुरू किया। और मी एंड अकबर was the first pioneer in this field जिन्होंने ब्लाइंड बच्चों के साथ थिएटर का वो आगाज किया वो हिंदुस्तान में। तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, हमको खुद नहीं मालूम था कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो कैसा होने वाला है, क्योंकि हम सीख तो कम रहे थे, सिखा तो कम रहे थे, हम सीख बहुत रहे थे। छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगा। हम पहले दिन जब नॉर्मल थिएटर करते हैं तो हम जाते हैं, हम लेक्चर्स देते हैं, बताते हैं लोगों को। जब सीन पे सीन वर्क शुरू होता है तो हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई ये इधर से इधर चले जाओ, हाँ ये हाथ उठाओ, ये टेबल पे आके इधर डायलॉग बोलो, वापस वहां चले जाओ। ये हम अपना एक ब्लॉग बनाते हैं। तो बैठे बैठे डायरेक्टर का काम होता है कि इंस्ट्रक्ट करते रहना। पहली दफे जब हम वही थी जो नॉर्मल थिएटर से हम आ रहे थे, वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चियां खड़ी हैं और मैंने एक से कहा कि अच्छा इधर से चल के इधर आओ और ये टेबल पे जरा एक बार थपथपा के हमको ये बोलना है। उसको क्या पता कि कौन सी टेबल कहाँ है, कहाँ जाना है, क्या थपथपाना है। तो आप उस मूवमेंट में हम लोग डिसेबल हो गए थे, वी आर नम कि यार आई कैन नॉट instruct them because the light is different for them. Right. It's not the same as we मतलब कि उसको कैसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। मतलब हमारा जो आसपास का पैराफर्नेलिया है वो हमारी दुनिया, हमारे एक्सपीरियंस की तरफ से बनी हुई है। उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका पैराफर्नेलिया, उनकी दुनिया बहुत अलग है। तो उनके लिए वो आदमी या वो हीरो बहुत हैंडसम नहीं है जो वाकई में दिखता है। सो कॉल्ड हैंडसम की परिभाषा जो होती है, उनके लिए वो सबसे खूबसूरत है जिसकी आवाज अच्छी है, जिनकी आवाज अधिकतर लड़कियों से पूछता था तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, तो आप यकीन नहीं करेंगे ओमपुरी को बहुत लोग प्यार करते थे, बहुत लोग प्यार करते थे। तो वो सवाल दुनिया अलग हो जाती है, जबकि हम एक ही दुनिया में रह रहे हैं। शायद इसी को अलग तरीके से देखेंगे तो मेरे लिए तो यही पैरेलल यूनिवर्स हो जाता है। हम उसको कैसे एक्सप्लोर करें।
तो ये कहानियां वहीं से निकली। तो फिर वहां पे हम लोगों ने ब्रांड बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। तकरीबन 3 से 4 महीने मुझे और अकबर को लगे सिर्फ डिकोड करने में कि यार इनको सिखाया कैसे जाए, हाउ वी कैन, लाइक हमें कैसे स्किल्ड होना है। तो वो टूल्स, नई नई चीजें हमने, नई एक्सरसाइज हमने डेवलप करी, नई चीजें हमने डेवलप करी। तो और बच्चों को ओरिएंटेशन कराने से लेके उनको मुड़ने तक का, जो कैसे आप मुड़ेंगे, तो मैं एग्जांपल देके इधर बताता हूँ। इतना आसान नहीं था। जब आप अपने पंजे मिलाते हैं ऐसे इस तरीके से, और किसी लड़की को अगर मैं बोलता था कि अच्छा आपको, मतलब अब मेरा तो ये लेफ्ट है, ऑडियंस का राइट होगा, आपको अगर लेफ्ट मुड़ना है तो कैसे मुड़ेंगे, तो उसे कहते थे कि आप अपना जो एड़ी है ना, तो दूसरे पंजे की सेंटर में रखिए ऐसे, और अगला कदम उसके पैरेलल रखिए, तो आप 90 डिग्री में हो जाएंगे। Right. If you put your head here and parallelly you shift your leg, so you 90 degree you turn. तो उनको डिग्रीज पे ट्रेन कराया हमने कि दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 45, दिस इज 35। आपको कितना पैर टर्न करना है ताकि आप स्टेज पे जहां मैं चाहूँ वहां चल पाए। और फिर उनको मूवमेंट, फ्लोलेस मूवमेंट देना कि 10 कदम आगे जाना है आपको, और 10 कदम के बाद वापस उसी प्लेस पे आना जहां आप पहले खड़े हुए थे। सो वो डिग्रीज पे मूवमेंट कराना बच्चों का। जब बच्चे करते थे थिएटर, लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये विजुअली इम्पेयर्ड लोग कर रहे हैं। बोले यार ये तो दे आर वॉकिंग एज नॉर्मल। मैंने कहा दैट वाज द चैलेंज बिकॉज वी ऑल आर नॉर्मल। तो बहुत हार्ड था वो सब कुछ, लेकिन मजा ये था कि हम कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे थे अपनी जिंदगी में। तो वो हुआ, और पहला हमारा शो श्री फूड ऑडिटोरियम में हुआ था लकी अली के साथ। लकी अली का शो था, और लकी अली प्रमोट करने के आया था हम लोगों के लिए। लकी सर थे, और खान साहब थे, संजय खान साहब थे। तो बहुत अच्छा शो हुआ था हमारा, उन बच्चियों ने कमाल की एक्टिंग की थी, और वहां से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये आया था, नहीं यार वी कैन चैलेंज the things we think that something is hard or unable. Sometimes we have to challenge ourselves. So we are doing that. No, we have to challenge all the time so that you can find something new. तो वो हो रहा था, और वहीं से उस परिवेश में चूंकि हम लगातार अभी भी काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, हमने वो थिएटर की विधा किसी और को दी। कोई जब वहां से हटा तो कोई और दी, वो अभी भी मुकम्मल जारी है। ये सबसे बड़ा सुकून है कि वो हमारा लिनेज अभी भी चला आ रहा है। और अभी भी अफसोस की बात जो लगती है कि अभी भी इंडिया में हमारा सेंटर अकेला सेंटर है जहां हम थिएटर सिखा रहे हैं। कोई थिएटर सिखाता नहीं ब्लाइंड बच्चों के साथ। हम चाहते हैं कि उसको एक बड़े लेवल पे करें, पर रिसोर्सेज नहीं है उस हिसाब के, लोगों की सोच वैसी नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा फैल नहीं पा रहे हैं। पर इंशाल्लाह एक दिन होगा। तो ये कहानी वहीं से निकली है। तो ये मतलब ब्लाइंड स्कूल की ही ईजाद थी वो कहानी, जहां से मैंने निकाली इस तरीके की बच्चों की। ऐसे लोगों को बच्चों को देखता रहता था, ऐसे कई केसेस आते रहते थे, तो ट्रेस करता था। इवन मैंने एक नहीं, मेरे ख्याल से उस परिवेश में जो डिसेबिलिटी है, खासतौर से जो विजुअली इम्पेयर्डनेस है, उस पे मैंने कई सारी कहानियां लिखी। मेरी एक बड़ी फेमस कहानी थी कोहरा, जो सर सुनाई थी YKIB में, वो सेकंड सीजन की कहानी थी, और वो बहुत हिट हुई थी। वो कहानी बहुत हिट हुई। अभी भी अक्सर लोग कोहरा की बात करते हैं, तो बहुत अच्छी कहानी थी। तो ये कहानी उसी परिवेश से निकली कल का। एक कहानी हम पढ़ते हैं जिसे अकबर भैया ने लिखा है। कहानी का शीर्षक है बहुरूपिया। सवाल ये था कि बहरूपिया जो है, इसके बारे में मेरे से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे। हमारा और बहरूपिया का संबंध बस इतना ही है कि हमने उन्हें कभी देख लिया, उन्होंने कुछ पैसे मांगे, रजिस्टर दिखाया सामने, हमने उसमें कुछ पैसे रखे और लिख दिया कि इतने रुपए दिए। लेकिन ये कौन लोग हैं? और क्योंकि जब मैंने कहानी पढ़ी, कहानी काफी भावुक कर देती है। तो ये कौन लोग हैं, इनके पीछे क्या कहानी है, भारत में ये कब सबसे पहले, मतलब इनका ओरिजिन क्या रहा, तो आप जो भी बताएं। देखिए बहरूपिया तो बहुत बहुत पुरानी ट्राइब्स है। बेसिकली ये भटकने वाली ट्राइब्स में एक ट्राइब है, और ये इतने पुराने हैं कि हिंदुस्तान में इनका वर्णन आप अगर जब भास की कृतियां पढ़ेंगे तो वहां पे भी इनका वर्णन मिल जाता है। आप जब उत्तर रामचरित पढ़ते हैं तो वहां पे भी एक बहरूपिया जाके भगवान श्री राम को बताता है कि समाज में आपको और आपके शासन को लेके लोग क्या
सोचते हैं, तो वो भी बहरूपिया कर रहे हैं। तो बहरूपिया जासूसी भी करते थे, बहरूपिया। अब धीरे धीरे हुआ क्या ना कि जब हिंदुस्तान में कॉलोनियल सिस्टम आया, ब्रिटिश रूल जब आया, और ब्रिटिश रूल से पहले थोड़ा बात करेंगे, जब जहांगीर और मुगल पीरियड चल रहा था, खासतौर से अकबर का जो दौर था, तो उसमें इन लोगों के बड़े प्रोग्राम होते थे, तो इनको बाकायदा तनख्वाहें दी जाती थी और इनके खानदान होते थे जी। मुगलिया पीरियड खत्म हुआ और जब कॉलोनियल अपना ब्रिटिश पीरियड आया, कॉलोनियल एज आई, तो उसमें हुआ क्या कि वो सारी पेंशनें तनख्वाहें हो गई खत्म। तो अब ये क्या करें, तो ये भटकने लगे। वो भटकने में जहां जहां इनको दिखाते थे सर्कस नौटंकी, जहां दिखाया पैसा मिल गया, ले लिया, आगे बढ़ गए। उस टाइम पे कुछ क्रिमिनल ट्राइब्स हुए हिंदुस्तान में। डाकू सुल्ताना का नाम बहुत आता है, वो भी एक क्रिमिनल ट्राइब से था। अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया जिसमें बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया कि ये लोग चोर चक्कों की प्रजाति है जी। उस चक्कर में जितने भी नोमैड थे वो सब उस लपेटे में आ गए। तकरीबन 100 से ऊपर प्रजातियां उसमें चिन्हित करी गई और उनको क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया गया, बकायदा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया गया। वहां से निकली हुई इन प्रजातियों में से एक प्रजाति थी बहरूपिया। इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि चूंकि इनको पहले ही क्रिमिनलाइज कर दिया गया, तो इनको कोई जमीन नहीं देता था अपनी, तो मकान कहां से बनाते, तो इनकी कोई परमानेंट बस्ती नहीं हुई, वो इनका चला आ रहा है। तो सरकार क्या करती है अब कि इन प्रजातियों की परमिट बना देती है, और वही परमिट उनका सब कुछ है, वही उनका आधार है, वही उनका वोटर आईडी है, क्योंकि जब किसी जगह से बिलोंग नहीं करते तो उनका वोट नहीं होता। भटकते रहते हैं, 4 महीने यहाँ तंबू गाड़ लिए, 5 महीने वहां गाड़ लिए, 4 और महीने जब यहाँ आपका गाड़ कोई लिए। परमानेंट एड्रेस नहीं है तो आपका आधार नहीं बन सकता, आपका वोटर आईडी। तो ये बड़ी, तो मतलब हिंदुस्तान के ये लोग नागरिक नहीं है, हिंदुस्तान के वासी हैं। So बस there is a difference between citizen and the people. the people. इसलिए- We are the people of India. और we are the citizen of India. So They are the two things. that is why in the Indian Constitution बहुत कम जगह कहा गया है we are citizen of India, सब जगह ज्यादातर शब्दों का इस्तेमाल जो हुआ है वो हुआ है we are the people of India, क्योंकि आप नागरिक हो या ना हो, people of India तो आप हैं, तो आपको वो अधिकार तो रहेगा, निकाल नहीं सकता आपको कोई, है ना। जो अभी एनआरसी में बाहर करने की बात करते हैं, कम से कम वो नहीं होगा, आप रह सकते हो। तो ठीक है, तो ये इनको मैं गांव में देखता रहता था कि आते हैं कभी पुलिस वाला बन के, कभी कुछ बन के। तो ये एक हकीकत का किस्सा था। एक बहरूपी ने जब जगह और लोगों का नाम नहीं लूंगा, लोग आहत हो सकते हैं, जब उस बहरूपी ने वो मर्डर किया था तो पूरे इलाके में सनाका था। बहुत बाद में खबर खुली कि आखिर उस बहरूपी ने ये कदम क्यों उठाया। उनकी भी इज्जत है, जब आपने उसकी बहन की इज्जत को तार तार कर दिया, तो सोचो कि कलाकार से एक इंसान, आपने उसको दस्यु बना दिया, एक मर्डरर बना दिया। वो तो आर्टिस्ट था, लोकल आर्टिस्ट, जो आपके घर पे आपको एंटरटेन करके जाता है यार। वो उस टाइम का सेल फोन था, जो आपके घर पे आके आपको दरवाजे पे एंटरटेन करके जाता है, बदले में आप उसे जो कुछ दे दो चुपचाप लेके चला जाता है। तो वो कहानी वहीं से पैदा हुई, उस कहानी को देखा, उस कैरेक्टर को देखा। जब वो जेल जा रहा था तो उस वक्त छोटा था मैं स्कूल में, तो मुझे वो उसकी शक्ल याद है कि जब पुलिस उसको बिठा रही थी उस जीप के अंदर, कमांडर जीप चलती थी उस वक्त, तो उसका चेहरा, उसके चेहरे पे कोई गिरानी नहीं थी, बहुत शांत था, और बैठा और चला गया। वो इमेज लगी कि यार इसको पुलिस पकड़ के क्यों ले गई, इसने क्या किया। वहां से उस कहानी की खोज चलती रही। वो कहानी कब से मेरे साथ थी, वो किरदार कब से मेरे साथ था, और इस मुकाम पे आके मैं उसको लिख पाया। लिखने की जरूरत ही ऐसी पड़ी कि ये वो कहानियां हैं कि जिनको रेडियो नहीं एंटरटेन करना चाहता, ये वो कहानियां हैं जिनको सिनेमा जगह देना नहीं चाहता, क्योंकि उनको इसमें रिस्क लगता है। इसलिए ये किताब भी बाहर आई कि इसमें वो कहानी है कि रिस्क मेरा है यार, मैं जो कहना चाहता हूँ, जो गाँव जिया होगा वो मैं हूँ, वो मेरी कलम है, उसमें कोई प्रोड्यूसर बीच में नहीं आता। तो वो कहानी इस माहौल से जन्मी, गाँव से जन्मी, गाँव में देखा, वो गाँव के किरदार की वो कहानी आपके सामने आई। चलिए, अच्छी बात हुई कालका कि उसके जरिए हमने नोमैड ट्राइब्स की बात कर ली। ऑडियंस से ये कहूंगा कि जहां तक भी आपको ये लोग दिखें, कारना मत, कुछ ना देना हो मत दो, प्यार से बात तो कर लो यार, ये तो कर सकते हैं। वो भी हमारे ही देश के सिटीजन ना सही, पीपल ऑफ इंडिया तो है ना। नीलेश सर का एक वीडियो है
जिसमें वो गाते हैं कि चला लल्लन हीरो बनने। वो YKIB का जिक्र आया तो मुझे वो याद आ गया कि चला लल्लन हीरो बनने। और लल्लन जो किरदार है वो एक जगह और है आपकी कहानी में। कहानी का नाम है आजाद बकरियां। थोड़े दिन पहले ही एक और चर्चा में एक बात सामने आई कि लोग 200-200, 300-300 रुपए के काम के लिए गांव से शहर पलायन कर जाते हैं। क्या कारण है नहीं जानते। मनोदशा ऐसी हो जाती है कि गांव के अंदर अगर कोई व्यक्ति रह के उतना ही पैसा कमा रहा है जितना गांव का व्यक्ति कमा रहा है, तो वो नीचे तौर पे देखा जाता है, मतलब उसकी वो इज्जत नहीं है जो उतना ही पैसा आप शहर में रह के कमा रहे हैं। जबकि नो डाउट आपकी रहन सहन, आपका जीवन शैली जो है वो बहुत बेहतर होगा जब आप गांव में हो उतने पैसे में। तो ऐसा ही एक लल्लन हम देखते हैं आजाद बकरियां में। मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि जब आपने वो किरदार लिखा, और डेफिनेटली आपने भी कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि क्या चलता है अंदर। वैसे कहानी अपने आप में संपूर्ण है, मैंने बताया, लेकिन फिर भी ये मनोदशा क्यों होती है आदमी की कि वो गांव में भी उतने पैसे कमाता है जितने शहर में कमा रहा है, लेकिन वो गांव छोड़ के शहर आ जाता है। अंतर है थोड़ा सा, आपकी ना स्टाइलिंग में अंतर होता है। मैं आपको बता दूं, तो हम लोग जब गांव में थे और हम लोग उस गांव में अपना स्कूलिंग कर रहे थे, तो शहर के जो लड़के आते थे ना, उनके पास जो चीजें, जो गैजेट्स, जो चीजें होती थी ना, वो गांव में नहीं पहुंच पाती थी वो। जी। जैसे वॉकमैन हो गया, वॉकमैन जैसी बहुत ही साधारण चीज गांव में कोई शहर वाले लेके आता था या शहर जाता था, तो हर आदमी कम से कम लालायत रहता था कि यार सुना जरा कैसा लगता है। राइट। हाँ, तो ऐसी जो चीजें होती है ना, वो शहरों से ही गांव में पहुंचती हैं। तो हर आदमी को लगता है कि शहर के तो हर आदमी के पास ही वॉकमैन होगा, शहर का तो हर आदमी ही कैसी कैब लगा के घूमता होगा। तो जो है ना, जैसे जैसे जो लोग बॉलीवुड में काम नहीं करते हैं या करना चाहते हैं, तो उनको तो यही लगता है कि बॉम्बे में पहुंचो तो उनको एक कोई, आपको सारे एक्टर्स सड़कों पे चलते दिख जाएंगे। या फिर जैसे वो पुरानी फिल्मों में होता था, हर आदमी लगता था कि मैं इतना ईमानदारी दिखाऊंगा, एक सेठ मिलेगा और बोलेगा ये रखो मेरा कार्ड, जब भी जरूरत पड़े मेरे ऑफिस में आ जाना। तो वो सेठ और सेठ का कार्ड ना ज्यादातर गांव वालों के ज़हन में है। हर आदमी अपनी लाइफ में एक सेठ ढूंढता है। राइट। है ना, तो वो चीज गांव वाली जिंदगी को इंस्पायर करती है कि नहीं, मैं भी गांव जाऊंगा, मैं भी ऐसे कमाऊंगा, मेरे पास भी शहर जाऊंगा, मेरे पास भी जीन्स होगी, मैं भी ऐसी कैप पहनूंगा। उसको पता नहीं है कि वो कैप, वो जीन्स, वो मजदूरी करके जो यहाँ वो लेता है ना जनपद रोड से, सरोजनी मार्केट से, वो खरीदने के लिए वो अपनी 6 महीने की जिंदगी खर्च कर चुका होता है। क्योंकि शहर ना, सही बता रहा हूँ, हिंदुस्तान का कोई भी शहर, या मुझे दूसरी कंट्रीज में ज्यादा मैं गया नहीं तो बता नहीं पाऊंगा, मजदूरों के लिए शहर नहीं बने। मजदूरों के लिए शहरों में कोई पॉलिसी नहीं है। उनके लिए आपको MIG फ्लैट्स मिल जाएंगे, आपको ये फ्लैट्स मिल जाएंगे, आपको, और मजदूरों के लिए आपको कोई स्कीम नहीं मिलेगी, है ही नहीं। कोई जमाना था जब हिंदुस्तान में मुंबई जैसे शहर में चौल सिस्टम हुआ करता था। चौल कहाँ से आया था? ये उन्हीं मजदूरों के लिए बनाई गई थी। एक सिस्टम था जिसे हमने धीरे धीरे खत्म कर दिया। आज उनके लिए कुछ नहीं है, वो काम करे हो जाए। तो मुझे लगता है कि वो कहानी आजाद बकरियां एक ऐसी लालायत करती हुई दुनिया की तरफ खींचने वाली कहानी है कि लल्लन आ तो जाता है और यहाँ आके पता चलता है कि यार उसकी लाइफ तो उसकी बकरियों से ही बेकार है, जो खेत में आजादी तो घूम तो सकती हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, उस कहानी का जिक्र हम लॉकडाउन में कर रहे हैं। क्या मजदूरों की दशा बगैर लॉकडाउन के वही नहीं थी जो कहानी में दिखाई दी? आज वो दुनिया के सामने आ रही है। और पता है क्या बुरा क्या लगता है? कल का बुरा ये लगता है कि हमारे ही कुछ साथी, जिन्हें हम बुद्धिजीवी कहते हैं, जिन्हें हम पढ़ा लिखा कहते हैं, जिन्हें हम राइटर कहते हैं, मैं देख रहा हूँ इस दौरान बहुत सारे लोगों ने इन मजदूरों को ही गालियां दी, इनको ही जिम्मेदार ठहराया है। तो सरकार या सिस्टम के समर्थन में हमें उतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि हम सही को सही और गलत को गलत ना कह पाए। कम से कम हम इतना तो कर सकते थे कि इन मजदूरों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताते। हमारा ही तो देश है ना, इन्हीं से तो बना है ना देश।
इन्हीं ने तो बनाया है ना, हमारी इमारतें इन्हीं ने तो बनाई है। वो संसद भवन जिसमें बैठ के सारे फैसले लिए जाते हैं वो इन्हीं ने तो बनाया है ना। तो क्या उस संसद को इनके लिए कुछ नहीं बनाना चाहिए? हम इतने असंवेदनशील तो नहीं हो सकते। जब कोई कहता है कि वो रेलवे स्टेशन पे रेल की पटरियों पे सो गए होंगे और ट्रेन निकल गई, मैं नहीं मानता। पटरियों पे कोई सो तो नहीं सकता, सो तो आसपास जाएगा। वो एक हादसा था, सोचे तो अंदर तक हिला देता है। तो हमें संवेदनशील, वो कहानी मुझे लॉकडाउन में इतनी याद आती है कि उनकी तो पूरी जिंदगी ही लॉकडाउन है यार। हम तो आज घरों में बंद हैं, वो फैक्ट्रियों में बंद, फैक्ट्रियों से निकल के अपने कमरों में बंद, दड़वे नुमा कमरों में बंद है। उनके कमरों में हमने कब झांका? कितनी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप आसपास की साहित्य नगरी में, सिनेमा में झांक के देखो, कितनी फिल्में, कितनी कहानियां पेपर पे मिलती हैं जो मजदूर के कमरे तक दस्तक देती हैं, जो पहुंच जाती हैं अंदर, जो दिखा देती हैं कि एक कमरे में 10 बाई 10 के एक कमरे में 16 खूंटियां हैं तो 16 लोग उसमें रहते हैं। एक के हिस्से में एक खूंटी आई, एक के हिस्से में एक खूंटी आई, एक के हिस्से में एक फुट का वो आया। उनके पास सांस लेने को जगह नहीं है ना। तो जिस कंडीशन में मजदूर जीता है, और जब वो मजदूर बाहर जाता है, ये देखिए, ये एक करिश्मा है जो जिसे बोलते हैं ना मानव विज्ञान। तो वही मजदूर इतनी तकलीफें शहर में झेलता है, और जब वो गांव वापस जाता है तो वो पूरी तैयारी से जाएगा। वो 150 रुपए की शर्ट खरीदेगा, वो 200 रुपए का जीन्स खरीदेगा, वो 100 रुपए का, 150 रुपए का जूता, चश्मा, मतलब गांव में जाके वो ऐसा दिखाता है कि वो शहर का मालिक है ना। क्योंकि उसको पता है कि गांव के जो लड़के हैं उनके पास ये एसेसिबिलिटी नहीं है। वो हिमेश रेशमिया वाला हैट जो वो लेके आ सकता है, वहां अभी पहुंचा नहीं है, तो वहां इंप्रेशन झाड़ता है, झूठ बोलता है, क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं है ना। क्या बचा है लाइफ में? और जीवन के लिए एक प्रोत्साहन तो चाहिए, वो उत्साह तो चाहिए, उसके पास वही उत्साह है। गांव वापस जाना ही उनकी जीवन का एक लक्ष्य है कि 4 दिन अभी बिता के आएंगे दशहरा में, उसके बाद फिर वही गदा जोड़। ये उसके जीवन का उत्साह है जिसने बचा के रखा था। हमें दोनों और जब कोई लड़के गांव की तैयार हो जाते हैं, भैया हमें भी आपके साथ चलना है, हम भी ऐसे रहेंगे, तो वो ले जाएगा और रास्ते में बताएगा उसको, देखो ऐसा होता है, ऐसा ही है। अब तुम भी जब कीचड़ में सन गए और दूसरा वाला भी सनने बिल्कुल पहुंच ही गया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कौन बताएगा कि किसकी ज्यादा कीचड़ लगी है, मेरे बदन पे या तुम्हारे बदन? तो वो भी एक लल्लन बन के फिर गांव पहुंचता है। ऐसे लल्लन जाते रहते हैं, गांव वाले लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, वो आते रहते हैं, और फिर लल्लन बनने की फैक्ट्रियां जो है वो चालू। तो लल्लन जो है हमारा लल्लन टॉप हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये लल्लन बनने की प्रथाएं अब खत्म हो। कहीं तो हम सोचें, कहीं तो हम दूसरे देशों और उसमें देखो, इसमें एक ये भी है, उस कहानी में अगर देखेंगे तो लड़की का किरदार भी है। मुज्जी जो हमारा चरवाहा है, जो बकरियां चरा रहा है, मुज्जी जो भेड़े चराता है, मुज्जी जो भेड़े चराता है, वो उसकी जीवन में एक उसकी प्रेम का भी है। वो भी उसको बोल रही है कि वो शहर से आया था, उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल दिया, तू कब देगा? तो मुज्जी को एक तो लालच कर रही है जिंदगी, और पीछे से जो लोग उसके चाहने वाले हैं वो भी धकिया रहे हैं कि जा मेरे लिए मोबाइल लेके आ। आते हैं अगले प्रश्न पे। अकबर भैया की कहानी पगले का प्रेम पोस्टर। मतलब रोमांस जरूरी नहीं है कि वो आंख मार के और सेंसेशन क्रिएट किया जाए। रोमांस क्या होता है वो इस कहानी में देखिए, आहा क्या सुंदर कहानी। तो मतलब ये प्रश्न ही है कि आपको ये प्लॉट कैसे मिल गया, इतना सुंदर प्लॉट कैसे, मतलब कोई किस्सा था, कोई अनुभव था, और वो जो दर्द है इश्क का, तो असल जिंदगी में मतलब कैसे वो किरदार आप कैसे इमेजिन कर पाए, या मुझे लगता है कि कोई ना कोई अनुभव जरूर है इसके पीछे। बहुत बड़ा अनुभव है। प्लॉट तो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। मजनू का प्लॉट तो हमारे आंखों के सामने ही रहा ना जी। मजनू तो ऐसे ही भटकता रहता था। राइट। कैस जिनका नाम था, कैस भटकते रहते थे जी। ऐसे ही पागल बने। पर कैस को तकलीफ क्या थी? वो तो लैला को खोजता था हर जगह। लैला उसको कभी मिली नहीं। अफसोस की बात है, जो प्यार, सच्चे प्यार जितने भी हैं,
उनका प्यार कभी मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि मुकम्मल अगर हो जाता तो प्यार उस दिन खत्म हो जाता। वो प्यार तो ऐसी चीज से खत्म होना ही नहीं था। तो हीर को कभी रांझे को कभी हीर नहीं मिली, मजनू को कभी लैला नहीं मिली। तो ये क्योंकि ये प्यार दिखाया कि फिजिकल वर्ड से परे की कहानी है भाई। तो रोमांस तुम्हारे अंदर चलता है। रोमांस को आप शब्दों में बयान नहीं कर पाते। क्या होता है रोमांस? मुझे लगता है कि एक एज या मैरिज में हर किसी ने महसूस किया होगा एक खास वक्त पर आप दिन भर आपका बदन जो है ना खुश रहे, अंदर से खुशी की लहरें आती रहती। क्या है वो? किसी से बात करने का इंतजार। अब बातें क्या करें, बात कुछ भी ना हो तो बैठे रहें, किसी को सुनना, किसी को देखना। जब वो जो अंदर एक लहर उठती है ना, आप खुश हैं, बिना काम के खुश हैं, कुछ बात नहीं है पर आप खुश हैं क्योंकि किसी का साथ मिल गया, उसमें मोहर लग रही है। वो इंतजार में खुश रहना असल में रोमांस है। तो मेरी कहानी मुझे अपनी कहानी के किरदार की मुलाकात सीपी में हुई थी, कान प्लेस पे। काफी देर बात करी उस किरदार से, मुझे कहीं से पागल नहीं लगा। शानदार गाने गा रहा था, कभी बॉब मार्ले को कोट करता था तो कभी बड़े बड़े शायरों को कोट करता। बीड़ी लगी हुई है, पोस्टर चिपका रहा है। वो किरदार मुझे वहां मिला। तो करेक्टर मुझे किरदार मिला था, उसके साथ क्या हुआ वो मैंने गढ़ा। क्योंकि मैं ये कोशिश करता था कि देखो अच्छा क्या है, बुरे में से अच्छा क्या है। हम लोग पॉजिटिव लोग हैं अंदर से, तो ये कोशिश करते हैं कि बुरे में अच्छा क्या है, दंगों में अच्छा क्या हो सकता है। दंगे तो जो करा रहे हैं वो कराएंगे, उनका काम, उनकी फितरत ही वही है। क्योंकि उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी, उनकी राजनीति उसी पे ही निर्भर करती है। जो वो है वो वही करेगा ना। हमारा काम है कि ठीक है तुम कराओ यार, कब तक तुम कराते रहोगे, हम उस दंगे में हमेशा एक प्रेम कहानी खोज लेंगे। क्योंकि वो मेरे मनुष्य मानवता होने का सबसे बड़ा संदेश है। तो मजहबों को लड़ाना, मैं उन्हीं दो मजहबों के बीच से दो प्रेम कहानियां चुन रहा हूँ। जब आप इरिश क्रांति हुई जब आयरलैंड में, तो एक उसका पोस्टर बड़ा फेमस है इरिश क्रांति का, कि एक लड़की स्कर्ट पहनी हुई है, शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई है, उसके हाथ में गन है, मशीन गन लिए हुए, और वो दीवार के पीछे छुपी हुई गोलियां चला रही है। और जब मैं लड़की को देखता हूँ कि यार ऐसा लगता है कि अभी ये ना अभी सलून से निकल के आ रही है। उसने खूबसूरत सी स्कर्ट पहनी हुई है, उसकी कर्ली हेयर है जो लग रहा है कि अभी उसने कॉम्ब किए हैं, है ना। लगता नहीं है कि ये लड़ने को आई होगी। तो उस पोस्टर की पीछे की कहानी ये थी कि उसकी बॉयफ्रेंड को गोली लगी हुई थी और वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से उसका बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल पहुंच जाए। सामने वाली पुलिस जो थी उसको दंगाई समझ के मारने आ रही थी। तो मोहब्बत ने, वो लड़की ने वो उठा ली गन और उसको मौका दे रही है कि तू हॉस्पिटल पहुंच जा। तो कितनी खूबसूरत कहानी उसमें से निकल के आई एक पोस्टर में से।